हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज लाइव में दृष्टि करंट अफेयर। तो जहाँ तक हमने कर लिया था एग्रीकल्चर का, एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल, ये सब कर लिया था। आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के बारे में। इसके आगे का जो भी न्यूज़ है वो हम कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगी, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो बस आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स अमेरिकी वाणिज्यिक संगठन यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष 2012 में जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों के आधार पर 55 देशों में बौद्धिक संपदा और संरचना का मूल्यांकन किया गया है। स्मरणीय तथ्य ये है कि फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। ये इसका 11वां संस्करण है और इसमें 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया, जिसमें 90% से अधिक का योगदान करते हैं जो वैश्विक घरेलू में सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब जीडीपी में। तो इसमें पहले नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम, फिर फ्रांस है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों की सूची में 42वें स्थान पे भारत है, जबकि क्षेत्रीय दृष्टि से भारत एशिया में 15वें देशों की सूची में 12वें स्थान पर है, 15 देशों की सूची में। ठीक है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, तो इसमें करप्शन परसेप्शन जारी किया जाता है और प्रतिवर्ष जारी होने वाली इस रिपोर्ट का यह 28वां संस्करण है। इसमें डेनमार्क जो है शीर्ष स्थान पर है और जबकि सोमालिया जो है 12वें स्थान पर है। तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड 1, 2, 3 स्थान पे हैं और सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले 3 देश हैं सोमालिया, सीरिया और सूडान है और इसमें भारत का स्थान 40वां है और 40वें अंक के साथ 85 स्थान है। भारत में वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष, तो इसमें क्या है, 1 जनवरी 2023 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर वासेनार व्यवस्था की पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण की। अध्यक्षता के रूप में भारत का कार्यकाल 1 वर्ष तक था। यह प्रथम अवसर था जब भारत किसी बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था का अध्यक्ष बना था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक कि यह व्यक्तिक, नागरिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता के आधार पर विश्व की मानव स्वतंत्रता स्थिति को प्रस्तुत करता है। तो 19 दिसंबर 2023 को वाशिंगटन डीसी स्थित कैटो इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से एचएफआई जारी किया गया। यह सूचकांक 9वां वार्षिक संस्करण है। एचएफआई 2023 में 2021 को उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 165 देशों को शामिल किया गया है। इसमें पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क और है दक्षिण एशियाई देश में सिंगापुर, तिमोर लेस्ते, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत है 9वें स्थान पर। ठीक है, और श्रीलंका है 10वें पे। किसका है ये है एचएफआई, मतलब कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ये जारी किया जाता है। ठीक है, और अगला है वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा सूचकांक 2023। तो इसको जो है ये जो को इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा निकाला जाता है। ये इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल द्वारा डिस्कार्टेज इंस्टीट्यूट फॉर द फ्यूचर जेनेवा द्वारा ह्यूमन कैपिटल लीडरशिप इंस्टीट्यूट सिंगापुर के सहयोग से वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया जाता है। यह सूचकांक का 10वां संस्करण है और इसमें 134 देश शामिल थे और इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड और फिर सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क और नीदरलैंड स्थित है। जबकि अंतिम 5 स्थानों पर चाड है, 134 कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, फिर इथियोपिया है, मोजाम्बिक है और अंगोला है। और इसमें जो है समग्र रैंक है 103 भारत की स्थिति की और समग्र स्कोर है 30.7 और निम्न मध्यम आय वाला देश है और मध्य एशिया, दक्षिण एशिया में 5वें स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023, तो ये जो है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन 8 कारकों में
44 संकेतकों के आधार पर किया गया स्मृति तथ्य है। यह सूचकांक विश्व के 142 देशों क्षेत्राधिकार में कानूनों के शासन का मूल्यांकन करता है। और डेनमार्क इसमें नंबर 1, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड है। और सूचकांक में वेनेजुएला 142वें स्थान पर है, जो कानून के शासन के अनुपालन के संदर्भ में सबसे खराब प्रदर्शन वाला देश है। सूचकांक में 6 दक्षिण एशियाई देशों में नेपाल तथा श्रीलंका के बाद भारत 79वां स्थान है तथा क्षेत्रीय दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स नवंबर 2023 में चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है और उदारता संबंधित वैश्विक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालता है। तो WGI 2023 में 142 देशों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया विश्व का सर्वाधिक उदार देश है और WGI में भारत में 43वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2023 में रैंकिंग में 4 देश क्रमशः पोलैंड, क्रोएशिया, यमन एवं जापान है। अब करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो COP28 जो हुआ था, राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 सॉरी। तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के मध्य दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आधिकारिक रूप से UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन का 28वां संस्करण था। यह सुल्तान अहमद अल जाबेर को दुबई में आयोजित COP28 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। COP28 ऐतिहासिक रहा क्योंकि सम्मेलन में पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए वैश्विक प्रयासों के प्रथम वैश्विक स्टॉक टेक पर सहमति बनी। और इसमें देख सकते हैं वर्ष 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक स्थापित क्षमता को तिगुना करने का योगदान करने की सभी देशों ने समझौता पर हस्ताक्षर किया। वर्ष 2030 तक 11,000 गीगावाट तक पहुंचाने का नवीकरणीय ऊर्जा का उन लोग ने लक्ष्य निर्धारित किया। और 2030 तक प्रत्येक वर्ष ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर 2% से 2 गुना बढ़ाकर 4% अधिक करने की आह्वान किया गया है। और हानि एवं क्षति कोष बनाया गया है, जिसकी प्रतिबद्धता COP27 के दौरान मिस्र में की जा चुकी है। जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से जूझ रहे विकासशील देशों को मुआवजा देने के उद्देश्य से इस कोष की स्थापना की गई है। COP28 में वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा ली गई, ग्लोबल कूलिंग प्लेज लिया गया है। 66 राष्ट्रीय सरकारें शामिल हैं जो वर्ष 2050 तो 2022 के स्तर के सापेक्ष वैश्विक स्तर पर सभी क्षेत्रों में शीतलन संबंधी उत्सर्जनों में न्यूनतम 68% तक कटौती करने के लिए मिलकर कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। COP28 में यह घोषणा की गई परमाणु ऊर्जा दक्षता क्षमता को 2050 से बढ़ाकर 3 गुना कर दिया जाएगा। COP28 के दौरान आयोजित वैश्विक जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। और यह सम्मेलन जो है 1 से 2 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। भारत द्वारा वर्ष 2028 में आयोजित होने वाली COP23 मेजबानी पेशकश की गई है। यदि UNFCCC के हस्ताक्षरकर्ताओं से इस पेशकश पर स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो यह वर्ष 2002 के बाद COP जो है होगा, जिसका आयोजन भारत में किया जाएगा। COP28 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल की शुभारंभ किया। यह परिवार के लिए जीवन शैली के अभियान के तहत भारत सरकार की पहल है। यूनिसेफ अनलिमिटेड द्वारा यूनिसेफ एवं जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से 8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य विश्व भर में युवाओं को विभिन्न हरित पहलों में भागीदार करने तथा अपने आप को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल ढालने के प्रोत्साहन करना था। ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में COP28 के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें 11 देशों में 275 से अधिक नदी शहर भागीदार हैं। भारत सहित कुल 11 देश भारत, मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और भूटान, इंडोनेशिया, कंबोडिया, हंगरी और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल हैं। और 16 नवंबर 2023 को संयुक्त अरब अमीरात COP28 में पूर्व विश्व के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र अल-दका सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस संयंत्र की क्षमता 2 गीगावाट थी। COP29 का आयोजन 11-12 नवंबर 2024 के मध्य अजरबैजान में किया जाएगा।
जबकि COP30 का आयोजन मध्य ब्राज़ील में किया जाएगा। मिनीमाता COP5 मिनीमाता अभिसमय पर 5वीं बैठक 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 को मध्य जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में मरकरी पर मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन में 5वीं बैठक का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वावधान में COP5 की अध्यक्षता क्लाउडिया डुमित्री द्वारा की जा रही है, जो रोमानिया देश से संबंधित है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए COP5 में 23 निर्णय अपनाए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं। बैक्टीरिया स्विच रिले और फ्लोरोसेंट लैंप में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने तथा समाप्त करने हेतु नई तिथियों की घोषणा की जाएगी। दंत मिश्रण को 2025 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने का निर्णय लिया गया है और वर्ष 2025 तक चरणबद्ध रूप से सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग होने वाले पारे को कम करने का 2025 में सौंदर्य प्रसाधन पारे का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। 7 साल की वार्ता के बाद पार्टियों में पारे या यौगिक दूसरे अपशिष्ट में पारे की कुल शुद्ध सांद्रता की सीमा 15 मिलीग्राम निर्धारित करने की सहमति की गई है। मिनीमाता अभिसमय के अंगीकरण में 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 29 अक्टूबर 2023 को मिनीमाता फिल्म का प्रदर्शन किया गया, जिसके निर्देशक एड्रियो लेविटास हैं। मिनीमाता अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की अगली बैठक जो है चिली में होगी और 2025 में जेनेवा में आयोजित की जाएगी। COP6 की अध्यक्षता ओस्वाल्डो पेट्रिसियो अल्वारेज पेरेज द्वारा की जाएगी। पारे पर मिनीमाता अभिसमय तो पारे पर मिनीमाता अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है, जिसका उद्देश्य पारा और उसके यौगिक के हानिकारक प्रभाव में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इस संधि को 2013 में अपनाया गया, 16 अगस्त 2017 को लागू हुआ। भारत मिनीमाता अभिसमय का एक पक्षकार है। भारत में वर्ष 2018 में मिनीमाता अभिसमय का अनुसमर्थन किया गया था। वर्तमान 12 जनवरी 2014 तक पारे पर मिनीमाता अभिसमय के कुल 128 देश हस्ताक्षरकर्ता हैं। 147 देश के पक्षकार हैं। GPAI शिखर सम्मेलन 2023 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में GPAI शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। ज्ञातव्य कि 2023-24 की अवधि के लिए भारत GPAI परिषद का अध्यक्ष है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान GPAI पर नई दिल्ली घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया है। GPAI परिषद एक मंत्री स्तरीय निकाय है, जिसमें सभी सदस्य शामिल हैं। तो ये देख सकते हैं GPAI क्या है। GPAI शिखर सम्मेलन कब हुआ था? पहला शिखर सम्मेलन हुआ था ये 3 से 4 दिसंबर 2020 में कनाडा मॉन्ट्रियल में। 2014 में दूसरा सम्मेलन हुआ था 11-12 नवंबर 2021 में पेरिस, फ्रांस में। तीसरा 21-22 नवंबर 2022 में हुआ था, मतलब नवंबर में ही हो रहा है। टोक्यो, जापान में दिसंबर में हुआ था। प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 के यूके ब्लेचले पार्क में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा शिखर सम्मेलन का प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित विश्व भर में 28 देशों तथा यूरोपीय संघ ने हिस्सा लिया। शिखर सम्मेलन में शामिल 28 प्रमुख देशों ने इस शिखर सम्मेलन में ब्लेचले घोषणा पर हस्ताक्षर किया। यह ऐतिहासिक घोषणा उन्नत AI सिस्टम, जिसे फ्रंटियर AI के रूप में जाना जाता है, के संभावित जोखिमों एवं लाभों को संबोधित करने के लिए एक सामूहिक समझ और समन्वित दृष्टिकोण बनाने का प्रयास करती है। ब्लेचले घोषणा फ्रंटियर AI जोखिम से निपटने हेतु पहला वैश्विक समझौता है और यह विश्व के प्रमुख AI प्रयोक्ताओं के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक सहमति तथा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान 2 नवंबर 2023 को यूके में विश्व के प्रथम AI सुरक्षा संगठन को लॉन्च किया गया। यह संस्थान AI के उभरते हुए प्रकारों की सुरक्षा का परीक्षण करेगा। तो ज्ञातव्य कि ब्लेचले पार्क को ऐतिहासिक स्थल, जहां एलन ट्यूरिंग सहित अन्य वैज्ञानिक ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नाजीज के एनिग्मा कोड को क्रैक कर दिया था, कोसोसस, जिसे विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम योंग कंप्यूटर माना जाता है, का उपयोग यूके के बकिंघशायर स्थित ब्लेचले पार्क में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर एवं उनके जनरलों के बीच लॉरेंज कूटलेथी संदेशों को पढ़ने के लिए किया गया था। इस शिखर सम्मेलन भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया था। भारत ने इस शिखर सम्मेलन में शामिल शिखर सम्मेलन भारत के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना
प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हिस्सा लिया। भारत ने इस शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों को भारत की अध्यक्षता में आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया। तो 12 से 14 दिसंबर 2023 के मध्य GPAI शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन के अगले संस्करण की मेजबानी फ्रांस को सौंपी गई है। दक्षिण कोरिया अगले 6 महीने के लिए एक मिनी वर्चुअल AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। थ्री बेसिन समिट या ब्राज़ाविल समिट। अफ्रीकी देशों कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में 26 से 28 अक्टूबर के मध्य थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि थ्री बेसिन शिखर सम्मेलन के प्रथम संस्करण का आयोजन वर्ष 2011 में कांगो गणराज्य की राजधानी ब्राज़ाविल में किया गया था। एक अस्थायी भविष्य के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता, कमिटमेंट और सस्टेनेबल फ्यूचर के केंद्रीय विषय पर आधारित इस शिखर सम्मेलन में मध्यस्थता कांगो के राष्ट्रपति डेनिस सौसौ नेगोसो द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र अफ्रीकी संघ के तत्वावधान में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में विश्व के विभिन्न राष्ट्रों संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। भारत की ओर से इस शिखर सम्मेलन में भारत के विदेशी राज्य मंत्री मुरलीधरन ने हिस्सा लिया। थ्री बेसिन की बात करें, ये क्या है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित अमेज़न बेसिन, कांगो बेसिन, बोर्नियो, मेकांग, दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन को थ्री बेसिन में शामिल किया गया है। इन तीनों बेसिन के अंतर्गत विश्व का 80% उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र शामिल है। साथ ही विश्व की 2/3 जैव विविधता इन्हीं बेसिन के अंतर्गत आती है। अमेज़न बेसिन पृथ्वी पर सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है जो दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। यह ब्राज़ील सहित दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में विस्तृत है, जिसमें ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, फ्रेंच गुयाना तथा गुयाना शामिल है। कांगो बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व के दूसरे सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ विश्व के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र का 6% हिस्सा अवस्थित है। मध्य अफ्रीका के 6 देशों में फैला है, जिसमें कांगो गणराज्य, कैमरून, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और मध्य अफ्रीका गणराज्य शामिल हैं। बोर्नियो मेकांग दक्षिण पूर्व एशिया बेसिन तीसरा सबसे बड़ा कार्बन सिंक जो एशिया के 2 उपक्षेत्रों बोर्नियो द्वीप तथा मेकांग नदी क्षेत्र में स्थित है। G77 शिखर सम्मेलन। तो 15 से 16 सितंबर 2023 को G77 चीन की 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हवाना में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता क्यूबा राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल द्वारा की गई थी। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय वर्तमान विकास चुनौतियों, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका है। करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन था। इस शिखर सम्मेलन के समापन पर हवाना घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। G77 शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। आगामी शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में युगांडा में आयोजित किया गया था। ध्यातव्य कि पिछला शिखर सम्मेलन 22 में पाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1964 में G77 गठन पश्चात भारत में पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी। G77 की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ 77 की स्थापना 15 जून 1964 को 77 विकास देशों द्वारा की गई थी। ध्यातव्य कि G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में G77 के सदस्य देशों की संख्या बढ़ाकर 134 तक पहुंच गई है। चीन के अनुसार वह G77 का सदस्य नहीं है, बल्कि मात्र इस समूह के मिशन का समर्थक है। G77 विश्व की लगभग 80% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। उल्लेखनीय है कि भारत भी G77 का सदस्य है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। तो ये है 9 से 10 दिसंबर 2023 को भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह भारत द्वारा आयोजित किया गया प्रथम G20 शिखर सम्मेलन था। भारत की G20 सदस्यता के तहत भारत शासित शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की गई, जिनमें 1 लाख से अधिक प्रतिनिधि भाग लिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा में भी G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का संबंधित आयोजन हेतु भारत के अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंगला को मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान अतिथि देशों के रूप में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को आमंत्रित किया था। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अस्थायी प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD तथा क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDA, NAFED
नापेड तथा इस आसियान के अध्यक्ष के अतिरिक्त अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन आईएसए सीडरी कोएलिशन फॉर द डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर तथा एशियाई विकास बैंक को आमंत्रित किया था। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम के रूप में सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अंकित किया गया। G20 नेता G20 महिला मंत्री स्तरीय का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण एक कार्य समूह वर्किंग ग्रुप का गठन करने में सहमत हुआ। अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 9 सितंबर 2023 को अफ्रीकी संघ EU अफ्रीकन यूनियन G20 समूह का स्थायी सदस्य बन गया और यूरोपीय संघ के बाद G20 के शामिल होने वाला दूसरा क्षेत्रीय गुट है। वर्ष 1999 G20 की स्थापना के बाद ये पहला अवसर है जब इस समूह में सदस्यता का विस्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व तक अफ्रीका संघ G20 की बैठकों में आमंत्रित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में शामिल होता रहा है। अफ्रीकी संघ की बात करें तो अफ्रीकी संघ निकाय में जिसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं, इस संगठन को आधिकारिक रूप से G22 में लॉन्च किया गया। अफ्रीका संघ के वर्तमान अध्यक्ष अजली असमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से इतर 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस तथा यूएई के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया। जैविक ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन के लक्ष्य ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है और यह गठबंधन ज्ञान के एक केंद्रीय संग्रह और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। जीबीए सदस्य जैव ईंधनों के प्रमुख उत्पादक एवं उपभोक्ता हैं। अमेरिका 52%, ब्राजील 30% और भारत 3% का वैश्विक इथेनॉल उत्पादन में लगभग 85%, जबकि उपभोग में 81% का योगदान देता है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। 9 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ के नेताओं के मध्य भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारे IMEA इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होगा। उल्लेखनीय कि IMEC को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के उत्तरोत्तर के रूप में देखा जा रहा है। IMEA एशिया, अरब की खाड़ी एवं यूरोप के मध्य विस्तारित कनेक्टिविटी एवं आर्थिक एकीकरण के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। IMEC का निर्माण 2 अलग अलग गलियारों में मिलकर होगा। पूर्वी गलियारा, यह गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। उत्तरी गलियारा, यह गलियारा अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा और इसमें पत्तनों के माध्यम से संबंध एक रेल मार्ग होगा जो यूरोप, मध्य पूर्व एशिया को आपस में जोड़ेगा। ये विश्वसनीय एवं सस्ता सीमा पारी पोत रेल पारगमन नेटवर्क उपलब्ध कराएगा जो वर्तमान समुद्री एवं सड़क परिवहन मार्गों में पूरक के रूप में होगा। इसमें भारत, यूएई, समुद्री अरब, जॉर्डन, इजरायल एवं यूरोप के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं का पारगमन सुनिश्चित होगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डे सिल्वा को अध्यक्षता केवल सौंपा था। 19 G20 शिखर सम्मेलन 2024 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में आयोजित होगा। मतलब नेक्स्ट जो G20 होगा वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। भारत की G20 अध्यक्षता की बात करें तो ये 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष रहा है। भारत की G20 की अध्यक्षता वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य के केंद्रीय विषय पर आधारित है। विषय महाउपनिषद प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरा और नीला से प्रेरित है। इस लोगो में भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल के साथ पृथ्वी को दर्शाया गया जो चुनौतियों के बीच विकास का प्रदर्शित करती है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूलन दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। कमल की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों एवं 7 सार्वभौमिक संगीत के स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो 4 से 7 सितंबर 2023 के मध्य 43वें आसियान शिखर सम्मेलन एवं संबंधित बैठकों का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में संपन्न हुआ।
43वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो द्वारा की गई। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय थीम है आसियान मेंटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। इस शिखर सम्मेलन का समापन इंडोनेशिया द्वारा आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर को सौंप दी गई। और स्पष्ट है कि वर्ष 2024 में आसियान की अध्यक्षता लाओ पीडीआर द्वारा की जाएगी। वर्ष 2024 में लाओ पीडीआर द्वारा आसियान की अध्यक्षता एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस नामक विषय पर केंद्रित है। इंडोनेशिया राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 से 7 सितंबर जकार्ता इंडोनेशिया की यात्रा संपन्न की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में 18वें एशिया शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 2022 में भारत से आसियान संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर प्रोन्नत किए जाने के बाद ये आयोजित होने वाला पहला आसियान शिखर सम्मेलन था। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता इंडोनेशिया में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन में आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त 8 वार्ता भागीदारों यथा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड तथा रूस अमेरिका में भाग लिया। साथ ही इस शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए। भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है तथा इस तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो तिमोर लेस्ते भारतीय दूतावास। तो 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास स्थापित किए जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि दिल्ली तिमोर लेस्ते की राजधानी है। यह शहर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुर्तगाल एवं इंडोनेशिया देश की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष की याद दिलाता है। अगला है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ। ये कहाँ हुआ? इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका अध्यक्षता में आयोजित किया गया। हाँ, और कोविड-19 महामारी के दौरान 2019 में आयोजित होने वाला पहला ऐसा शिखर सम्मेलन था जिसमें नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग किया। उल्लेखनीय पिछले लगातार ब्रिक्स सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप से हुए थे। ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षीयता के लिए साझेदारी है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के अंग के रूप में ब्रिक्स अफ्रीका आउटरीच तथा ब्रिक्स प्लस डायलॉग जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन बैठकों में ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ साथ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के अतिथि देशों ने प्रतिभाग किया। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में जोहान्सबर्ग सेकंड घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स खेल सहयोग ढांचे के विकास हेतु खेलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किए गए ऐतिहासिक निर्णय के तहत ब्रिक्स नेताओं ने इस समूह की सदस्यता का विस्तार किए जाने की घोषणा की। ब्रिक्स समूह के 6 नए सदस्यों को शामिल किए जाने की घोषणा की गई। ये 6 सदस्य हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई। इन 6 देशों में अर्जेंटीना को छोड़कर शेष 5 देश 1 जनवरी 2024 में ब्रिक्स के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह के सदस्यों की संख्या 5 से बढ़कर 10 हो गई है। ज्ञातव्य है कि अर्जेंटीना ने नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई के नेतृत्व में ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया। और 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और 22 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम के गठन का भी प्रस्ताव किया। साथ ही प्रधानमंत्री ब्रिक्स देशों में बनती पारंपरिक औषधि के भंडार की स्थापना का भी प्रस्ताव दिया। वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस द्वारा की जाएगी और 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में कजान रूस में आयोजित होगा। 23वां शंघाई सहयोग संगठन कजान रूस में आयोजित किया। ठीक है, शिखर सम्मेलन मतलब एससीओ शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्रारूप में आयोजित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। शिखर सम्मेलन में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति एवं पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी प्रतिभाग किया। एससीओ के पर्यवेक्षक देशों यथा ईरान, बेलारूस, मंगोलिया के राष्ट्राध्यक्षों ने भी प्रतिभाग किया। तुर्कमेनिस्तान ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन में अंत में नेताओं द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र को शामिल किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान एससीओ का 9वां सदस्य बन गया।
इसके अतिरिक्त एससीओ के सदस्य देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए बेलारूस द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। बेलारूस द्वारा एससीओ की सदस्यता 2024 प्रस्तावित एससीओ शिखर सम्मेलन द्वारा पूर्ण हो जाएगी। इसमें कजाकिस्तान में आयोजित होगा 2024 वाला एससीओ। अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन है। ठीक है। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। कौन? क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। क्रिस्टोफर मार्क लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री ने अपना पदभार धारण किया। ये न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री रूप में चुने गए हैं और ये सत्तारूढ़ लेबर पार्टी पर करके आए हैं। और न्यूजीलैंड के इतिहास में प्रथम अवसर है जब 3 पार्टियों गठबंधन द्वारा सरकार का गठन किया गया है। समझौते के अनुसार न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी के नेता विंस्टन पीटर्स 3 वर्षीय संसदीय कार्यकाल के प्रथम भाग में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। डेनियल नोबोवो इक्वाडोर के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। डेनियल नोबोवो 48वें राष्ट्रपति हैं। बोरोनिका अबाद रोजक इक्वाडोर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। डेनियल नोबोवो इक्वाडोर के सबसे युवा 36 वर्ष के निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। साथ ही इक्वाडोर के इतिहास में जुआन जोस फ्लोरेस के बाद दूसरे सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। उल्लेखनीय है कि जुआन जोस फ्लोरेस 29 वर्ष की आयु में इक्वाडोर के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। श्रेया थाविसियन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री। तो फ्यू थाई पार्टी के श्रेया थाविसियन को थाईलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। थाविसियन ने थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। ठीक है। पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सेंटियानो पेना। पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। श्री पेना नेशनल रिपब्लिक एसोसिएशन कोलोराडो पार्टी के नेता हैं। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री आरिफ अलवी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर पाकिस्तान की संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पाकिस्तान की निवर्तमान सरकार कार्यकाल निर्धारित कर पूरे समाप्त हो गया। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरांत नेशनल असेंबली के कार्यकाल की समाप्ति की 12 अगस्त 2023 निर्धारित थी। अगले आम चुनाव के आयोजन तक अनवर उल हक काकड़ को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेपाल राष्ट्रपति चुनाव 2023। 13 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। रामचंद्र पौडेल और वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वहाँ तीसरे राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने विद्या देवी भंडारी का स्थान लिया है। 17 मार्च 2023 को जनता समाजवादी पार्टी के नेता रामसराय यादव नेपाल के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वियतनाम राष्ट्रपति चुनाव 2 मार्च 2023 को वियतनाम राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में हो थैन थियोंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने गुइमेन जुआन फुक का स्थान लिया है। नाइजीरिया राष्ट्रपति चुनाव 2023। 25 फरवरी 2023 को नाइजीरिया के राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ है। इस चुनाव में बोला अहमद अदेकुनले टिनुबू प्रतिशत मत प्राप्त किया है। अगला है इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री। तो इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री तो मैनुएला रोकाबेटो इक्वेटोरियल गिनी की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई। मैनुएला रोकाबेटो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। कहाँ की? इक्वेटोरियल गिनी की यह है पहली प्रधानमंत्री मैनुएला। बांग्लादेश राष्ट्रपति चुनाव मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। और साइप्रस राष्ट्रपति की बात करें तो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये जो हैं ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। चेक गणराज्य राष्ट्रपति चुनाव तो 28 जनवरी 2023 को चेक गणराज्य के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इस चुनाव में सैन्य समिति पावेल विजयी रहे हैं। ठीक है। चक्रवात बिपरजॉय अंतर्राष्ट्रीय आपदाओं की बात करते हैं। तो चक्रवात बिपरजॉय तो ये दक्षिण पूर्व अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय दक्षिण पूर्व अरब सागर में। ठीक है। ठीक है। ये अरब सागर में उत्पन्न होने वाला पहला चक्रवाती तूफान है और इस चक्रवात के सौराष्ट्र एवं कच्छ में लैंडफॉल किया गया। इस चक्रवाती तूफान का कुल जीवन काल 13 दिन 3 घंटे रहा। उल्लेखनीय है कि अरब सागर के ऊपर मानसून के दौरान अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान आया। इस बिपरजॉय का जीवन काल अत्यधिक गंभीर तूफान औसत जीवन काल के दोगुने से भी अधिक था। भारतीय मौसम विभाग अनुसार बिपरजॉय वर्ष 1973 के बाद
उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था। इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश द्वारा सुझाया गया था। इसका बिपरजॉय का और बंगाली भाषा में बिपरजॉय का अर्थ है आपदा होता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ और यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। माउंट मेरापी की ऊंचाई जो है 2911 मीटर है और विशाल चट्टान से निर्मित है। चक्रवात फ्रेडी तो ये जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार मेडागास्कर तट पर लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का प्रमुख मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, मलाडी, मेडागास्कर, जाम्बिया, रेयूनियन द्वीप पर देखा गया है। फ्रेडी चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के तट पर विकसित हुआ तथा दक्षिण हिंद महासागर को पार करते हुए 8000 किलोमीटर की दूरी तय कर मेडागास्कर में लैंडफॉल किया। अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक दिनों तक 34 दिन रहने वाला चक्रवात है। नासा के अनुसार इस चक्रवात ने इतिहास में किसी भी दक्षिण गोलार्ध के तूफान की तुलना में सबसे अधिक संचित चक्रवात ऊर्जा को रिकॉर्ड किया है। उल्लेखनीय है कि संचित चक्रवात ऊर्जा एक ऐसी सूचक है जो किसी चक्रवात के जीवन काल के दौरान उससे संबद्ध पवन ऊर्जा की मात्रा को मापता है। इस चक्रवात को बहुत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस चक्रवात को 6 फरवरी 2023 को ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो फॉर फ्रेडी नाम दिया गया है। अब है आर्थिक परिदृश्य, राजकोषीय घटनाक्रम। तो राष्ट्रीय आय के प्रथम तो राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान तो 23-24 है। 5 जनवरी 2023 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए एक चारों कीमतों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। और 2023-24 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.3% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022 में 7.2% अनुमानित है। वित्त वर्ष 2023-24 में सकल मूल्यवर्धन की वृद्धि 6.9% अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए 6% अनुमानित है। वर्ष 2023-24 के दौरान स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए 98,374 रुपये अनुमानित है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 क्लॉज 1 के अनुसार 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया होंगे। तो अरविंद पनगड़िया वर्ष 2015 में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और ऋत्विक रंजन पांडे 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग निम्नलिखित 16वें वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा। संघ और राज्यों के बीच करों की निवल आय का वितरण जो संविधान के अध्याय 1 और 7 के अधीन उनके बीच विभाजित किया गया है, और वे सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उस अनुच्छेद खंड 1 में परंतु निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान और उनके राजस्व के सहायता अनुदान के माध्यम से राज्यों को भुगतान की जाने वाली राशि को नियंत्रित करेगा। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों, नगर पालिकाओं संसाधनों को संपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय। 16वां वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों के संदर्भ में आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर सकता है और उन पर उचित सिफारिशें कर सकता है। 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को आच्छादित करते हुए 31 अक्टूबर 2025 तक नई रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। भारत का विदेशी ऋण सितंबर अंत 2023 29 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भारत की विदेशी ऋण के तिमाही आंकड़े जारी किए गए। तो ये पढ़ लीजिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर तो ये 18 अगस्त 2023 को केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह डाकघर बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लर्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया। इस डाकघर का निर्माण 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक द्वारा उपयोग करके किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2019-20
तो इसमें परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुमान जारी किए गए हैं। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान इस वर्ष का 7वां संस्करण है, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन द्वारा तैयार किया गया है। जारी अनुमानों के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में आउट ऑफ पॉकेट व्यय की हिस्सेदारी 62.6% घट के 47.07% रह गई है। जिसके कुल सकल घरेलू उत्पाद का सरकारी व्यय हिस्सेदारी 2014-15 में 1.13% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 1.35% हो गई है। कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा वर्ष 2014-15 में 29% से बढ़ के 41.4% हो गया। वर्ष 2019-20 के लिए देश में कुल स्वास्थ्य व्यय लगभग 6,55,822 करोड़ रुपए, जीडीपी के 3.27% तक रुपए प्रति व्यक्ति होने का अनुमान है। विदेश व्यापार नीति 2023 31 मार्च 2023 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार नीति 2023 घोषित की गई। इस नीति के तहत 2030 तक भारतीय निर्यात 2 ट्रिलियन ले जाने की संभावना पर बात की गई है। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 तो 29 मार्च 2023 को लोकसभा द्वारा और 3 अप्रैल 2023 को राज्यसभा द्वारा प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 पारित किया गया है। 11 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इस पर सहमति प्रदान की गई है। अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्न हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य वाले लेन देन में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यह अधिनियम उन प्रतिष्ठानों के दायरे पर विस्तार करता है जिन्हें प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते का हिस्सा माना जा सकता है। वर्तमान में समान व्यवसायों में लगे उद्यमों या व्यक्तियों को प्रतिस्पर्धा विरोध समझौते का हिस्सा माना जा सकता है। यह अधिनियम इसका विस्तार करता हुआ इसमें उद्यमों या व्यक्तियों को भी शामिल करता है जो समान व्यवसाय में संलग्न नहीं है। पीएम मित्र पार्क 17 मार्च 2023 को टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क को स्थापित करने हेतु स्थलों की घोषणा की गई। ये पार्क हैं विरुधुनगर तमिलनाडु का, और वारंगल तेलंगाना का, कालाबुरागी कर्नाटक का, अमरावती महाराष्ट्र का, नवसारी गुजरात और थार मध्य प्रदेश और लखनऊ उत्तर प्रदेश का बनाए जाएंगे। और पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित हैं। 5F का मतलब फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इस योजना के तहत विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड स्थलों पर 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय बजट 2023-24 तो 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में 45.3 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत बजट किया गया। इनमें 21 सदी के नए दशक का तीसरा तथा अमृत काल का पहला आम बजट है। इस बजट का लक्ष्य समग्र व दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत बीते 9 वर्षों में तैयार की गई नींव को मजबूती देते हुए सप्तर्षि अथवा 7 प्राथमिकता को आगे बढ़ाना है। बजट 2023-24 में महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। 4 वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि में 7% होने का अनुमान लगाया गया है। सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष हेतु सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्राप्त परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने हेतु योजना 1 जनवरी 2023 को लागू किया गया। विगत 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए हो गई है। बजट की प्राथमिकताएं हैं। प्रस्तुत में 7 प्राथमिकताओं को अपनाया गया है। एक प्रमुख है एक दूसरे को संपूर्णतः अमृत काल के दौरान मार्गदर्शन करते हुए सप्तर्षि की भांति कार्य करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं हैं। प्राथमिकता पहली समावेशी विकास। समावेशी विकास के तहत इसमें कृषि वर्धन एग्रीकल्चर रिसोर्स फंड है, जिसमें कृषि वर्धन निधि स्थापित की जाएगी और किसानों को सामने आ रही चुनौती का सामना करने के लिए। दूसरा है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम, जिसमें 2200 करोड़ रुपए के अपव्यय पर आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। और ठीक है, इसमें दुनिया का सबसे बड़ा अन्न उत्पादक देश दूसरा सबसे बड़ा अन्न निर्यातक देश बनेगा। भारत को श्रेय अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। मत्स्य पालन में 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश पीएम मत्स्य संपदा योजना की नई उप योजना शुरू की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जीडीपी का परसेंट 2019 में 1.4 था और अभी हो गया है 2.1% 2023 में। 2019 में शिक्षा में 2.8 था, अभी
2023 में हो गया 2.9। और प्राथमिकता दूसरा क्या है, ये है अंतिम छोर व्यक्ति तक पहुँच। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम है जिसमें 500 ब्लॉक आच्छादित करने हेतु सुरक्षा शुरू किया गया है। और प्राथमिकता तीसरा है अवसंरचना और निवेश। तो पूंजीगत निवेश प्रयुक्त कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि के साथ इसे 10 लाख रुपए किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% और वर्ष 2019-20 के परिव्यय से 3 गुना अधिक है। और रेलवे है इसमें, इनमें 2.40 लाख रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान है। और शहरी अवसंरचना विकास है। और है अगला प्राथमिकता चौथा है क्षमता को आगे लाना। इस मिशन कर्मयोगी है। और यह राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी और प्रयोगशाला में उन्नत उत्पन्न हीरे किए जाएंगे। प्राथमिकता 5 है हरित विकास। प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली आंदोलन को गति देने हेतु लाइफ अथवा पर्यावरण जीवन शैली लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की संकल्पना प्रस्तुत की गई। पीएम प्रणाम है, इसमें पृथ्वी माता के पुनरुद्धार के लिए जागरूकता पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री पीएम प्रोग्राम पर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन फार्म अर्थ राज्यों के संघ राज्यों क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरक के संतुलित प्रयोग तथा उनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु शुरू किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम। तो गैल्वेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बायो एग्रो रिसोर्सेज धन आमद स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट आमदनी संयंत्रों को सक्रिय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु उद्देश्य हेतु शुरू किया गया। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे। मिष्टी क्या है, वनरोपण में भारत को मिली सफलता के आधार पर तटीय रेखा के साथ साथ लवण भूमि पर जहाँ भी अव्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहाड़ मिष्टी शुरू की जाएगी। प्राथमिकता 6 है युवा शक्ति। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की जाएगी। प्राथमिकता 7 है वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने हेतु राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव महिला सम्मान बजट पत्र। आज़ादी का अमृत महोत्सव स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एककालिक लघु बजट योजना महिला सम्मान बजट प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। टैक्स की बात की है, वर्तमान पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार के आयकर भुगतान नहीं करते हैं, अतः रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। और इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 रुपये तक के आय वाले व्यक्ति पर कोई कर भुगतान नहीं लगेगा। 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू होने वाले 6 आयकर समयावधि नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की जाएगी। इसमें वर्तमान स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव किया जाएगा। तो इसमें है इकाई दहेज सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख तक सोने है 3 लाख से 6 लाख तक 5% है। और 6 लाख से 9 लाख तक 10% है। और 9 लाख से 12 लाख तक ये है इकाई दहेज सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,000 12 लाख से 15% और 12 लाख से 15 लाख तक 22% और 15 लाख से अधिक 30% कर लगेगा। वेतनभोगी वर्ग, परिवार भोगी, पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगी के वर्ग के लिए मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में विस्तृत करने का प्रस्ताव किया गया है। देश में अधिकतम कर दर 42.74% है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। नई अर्थव्यवस्था में विश्वतम अधिभार दर 37% से घटकर 25% का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पर हम देखेंगे चित्र। कुल सब्सिडी की बात करें तो ये है 2023 में इतना, मतलब क्या है 10,000 10 लाख 10 लाख 56 लाख 20,000 5 लाख 62,000 79.50 करोड़ रुपए कुल सब्सिडी का, जो कि 28.29% की कमी की गई है। और यह देख सकते हैं सब्सिडी केवल खाद्य उर्वरक पर इतनी 52.40 रखती है। और अभी 23 का तो खाद्य सब्सिडी कितनी है, वो है 48.96%। उर्वरक सब्सिडी 43.44%। ब्याज सब्सिडी 6.84%। पेट्रोलियम है 0.56%। और बजटीय घाटे हैं 23-24 के और 22
2022-23 के हैं। तो इसमें राजस्व घाटा 2.9% है अभी प्रेजेंट में, और राजकोषीय घाटा 5.9%, प्राथमिक घाटा 2.3% और प्रभावी राजस्व घाटा 1.7%। और क्या बढ़ा है क्या घटा देख सकते हैं। बजट अनुमान है 2023-24 सकल राजस्व 33.61 लाख रुपए। सकल देख सकते हैं सब कुछ इसका। बजट अनुमान, प्रमुख योजनाओं के आवंटन, योजना का नाम, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान, ये नए आंकड़े हैं तो देख सकते हैं इसको। आर्थिक सीमा, वित्तीय वर्ष 2022-23 की आर्थिक समीक्षा को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा 31 जनवरी 2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया। तो भारतीय व्यापार प्रमुख पहलू कैलेंडर वार है 2019-20-21 का देख सकते हैं। आयात निष्पादन, ठीक है। विश्व व्यापार में भारत का स्थान देख सकते हैं। बड़े आयात में, सेवा आयात में 10-8 है। और ये प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य एवं उत्पादन, तो यहाँ पर देखेंगे फसल और इनमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उत्पादन। तो चावल है, पश्चिम बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब चावल। फिर है गेहूं का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। मक्का कर्नाटक, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र। और कुल मोटे अनाज कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र का। और अरहर है महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का तीसरे नंबर पे है। कुल दालें हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। और चना है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और खाद्यान्न है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। और मूंगफली है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। और रेपसीड सरसों है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। सोयाबीन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और तिलहन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। गन्ना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट और मेस्ता है पश्चिम बंगाल, असम, बिहार। आयात की दृष्टि 5 देश हैं। चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, इराक है। प्रतिदिन हिस्सेदारी है तो चीन की 15.4% है, संयुक्त अरब अमीरात की है 7.43% और सऊदी अरब की 5.1 देख सकते हैं, इराक की। निर्यात की दृष्टि से देख सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश बजट अनुमान 2023-24, इसको हम करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।